क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद, मैं हूं तारिक मोहम्मद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इजराइल कैन डिस्ट्रॉय ईरान इन 2 आवर मैक्सिमम। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। तो आज पहली बार मैं एनालाइज करके आप लोगों को बताऊंगा ईरान को इजराइल 2 घंटे में कैसे बर्बाद कर सकता है। इसको बर्बाद करते ही ईरान बर्बाद हो जाएगा, करते ही। तो साथियों, आज कम से कम मैं पहली बार युद्ध के नजरिए से इजराइल और ईरान की बात करूंगा। एज अ मुंह बोला जियो पॉलिटिक्स का एनालिस्ट, एज अ मुंह बोला वॉर एक्सपर्ट आपका मुंह बोला भाई। तो भाई, मैं कभी इस मुद्दे में इंटरेस्ट नहीं लेता। कोई भी हाइप क्रिएट करने के लिए, सेंसेशन क्रिएट करने के लिए कोई भी जितना इंटरेस्ट ले, आपने देखा होगा मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। और 2 अटैक कर दिए ईरान ने, और अभी तक आप देखिए इसने वॉर का रूप नहीं लिया। ईरान अटैक करता है, सुबह बोल दे रात को आतिशबाजी करता है, लोग वल्ला वल्ला माशाल्लाह करते हैं। सुबह ईरान बोल देता है मेरा बदला पूरा हुआ, और सुबह इजराइल बोल देता है क्या कि भैया हमारा खतरा पूरा हुआ, एयर स्पेस खोल दो, नॉर्मल जिंदगी जीनी चुनी शुरू कर दो। इसका एक कारण था। कारण यह था, एज ए यूट्यूबर, एज ए ब्रॉडकास्टर, एक तो मैं हाइप और सेंसेशन क्रिएट नहीं करता हूं, पहला। दूसरा यह था, इन दोनों मुल्कों में इतना आपस में एक डिफरेंस गैप है ज्योग्राफिकली, और ईरान टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस नहीं है कि उसके फाइटर प्लेन्स या एयरफोर्स इजराइल तक पहुंच के एक रेगुलर अटैक्स करने लगे। तभी मैं कहता हूं कि इन दोनों में टेक्निकली मुझे नहीं लगता कि युद्ध हो सकता है। लेकिन कुछ घटनाएं 2-3 दिन में ऐसी हुई हैं, जैसे थाड का विद यूएस के ऑपरेटर्स इजराइल में पहुंचना, B-2 बॉम्बर्स का इन्वॉल्व होना, ह्यूतीज के अंडरग्राउंड जो आर्म्स डिपो था उस पर अटैक होना, और ईरान के एक बहुत बड़े ऑयल रिफाइनरी पर भी अज्ञात कारणों से आग लगना। तो आज पहली बार मैं एनालाइज करके आप लोगों को बताऊंगा ईरान को इजराइल 2 घंटे में कैसे बर्बाद कर सकता है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आपका मुंह बोला जियो पॉलिटिक एनालिस्ट और आपका मुंह बोला वॉर एक्सपर्ट भाई आपका रिजवान अहमद। तो साहब, आज पहली बार इस मुद्दे पर हम बात करते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से बोला है कि इजराइल चाहे 2 घंटे में ईरान को तबाह कर सकता है। कैसे कर सकता है? ईरान की आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देख रहे हैं। ईरान का जो ऑयल का एक्सपोर्ट है वो 90% पर्शियन गल्फ से होता हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करता हुआ, गल्फ ऑफ ओमान में घुसता हुआ 90% चाइना को जाता है। जी हां साथियों, 90%। ये जो एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है, जिसको हम लोग कंबाइन करके पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, यहां पर ईरान की सबसे बड़ी कार्क आइलैंड पर ईरान की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस स्टोरेज एंड एक्सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट है ऑन कार्क आइलैंड्स। इस आइलैंड को बर्बाद करना इजराइल के लिए 2 आवर्स का काम है, 2 घंटे का काम है। ये इतना इंपॉर्टेंट हॉट बेड है, हमेशा से ये एक टेंशन का यहां पर एक सबब रहा है। ईरान के वॉर के टाइम से, जो सन 80 के आसपास हुई थी, वहां से, और अक्सर ईरान इस मैरिटाइम वे को, ये जो आपका एक बहुत बड़ा ऑयल, नेचुरल ऑयल एंड गैस का जो एक्सपोर्ट पॉइंट है, इसको बंद करने की धमकियां देता आया है हमेशा से। लेकिन क्योंकि ये एरिया यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है, बंद नहीं करा है, लेकिन चाहे तो कर सकता है। ईरान के पास यहां पर इतनी अथॉरिटी है कि सारे जाने आने और जाने वाले जहाज वो चाहे तो उनको चेक कर सकता है, और यहां से निकलने के लिए उसको टैक्स भी दिया जाता है। कहां से? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ये जो पर्शियन गल्फ है,
यहां पर एक तरफ ईरान पड़ता है, एक तरफ ओमान पड़ता है, उसके बाद यूएई पड़ता है एंड देन सऊदी अरेबिया पड़ता है। ये जो पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान का होता हुआ रास्ता है, ये अरेबियन सी में आने के लिए इस गल्फ का एकमात्र जरिया है। यहां से सन 2000 में 21 मिलियन बैरल एक दिन में निकलता था। 2000 तक की मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं। 21 मिलियन, और एक बैरल 100 लगभग 160 लीटर की होती है, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया के एक तरफ पर्शियन गल्फ है और एक तरफ रेड सी है, और फिर पर्शियन गल्फ से इनका जितने भी ज्यादा ऑयल के इनके स्टैब्लिशमेंट है, इनको ऑयल वेल कहा जाता है, वो इसी तरफ है, यानी ईस्ट की तरफ है, पूरब की तरफ है। यहां से फिर जो भी कंटेनर्स निकलते हैं, जिनको एशिया की तरफ आना होता है वो एशिया की तरफ आते हैं, और जिनको मेडिटेरियन पार करके यूरोप की तरफ जाना होता है वो यूरोप की तरफ जाते हैं। यहां से जो भी पेट्रोलियम एंड गैस प्रोडक्ट निकलता है वो 70% एशिया की तरफ आता है, यानी इंडिया की तरफ, चाइना की तरफ, जापान की तरफ, सिंगापुर की तरफ। और चाइना में जो ये 70% इधर से निकलकर आता है, इसका लगभग 80% जो ईरानियन ऑयल होता है वो चाइना को जाता है, और वो सस्ता जाता है क्योंकि ईरान पर सैंक्शंस हैं। इसलिए चाइना जो भी ईरान से ऑयल परचेज करता है वो बहुत रेट्स में कटौती करके करता है, और जो यहां से ऑयल कंटेनर्स जाते हैं वो भी किसी इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी के तहत इंश्योर तक नहीं करे जाते हैं, क्योंकि अगर आप इंश्योर कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल लॉ से गवर्न होती हैं, और अगर उन्होंने ईरान का सैंक्शन कर रखा है तो उनके जहाज भी वहां पर इंश्योर नहीं हो सकते। अब कार्क आइलैंड को, जैसा मैंने बताया, 2 घंटे में इजराइल बर्बाद कर सकता है। ईरान का सारा ऑयल अंडरग्राउंड पाइपलाइन से कार्क आइलैंड आता है, यहां पर शिप्स लोड किए जाते हैं। जब भी शिप अंदर आता है तो टेरिटोरियल वाटर ऑफ ओमान एंड यूएई से होता हुआ अंदर आता है, और जब भी घूम के बाहर जाता है तो ईरान के टेरिटोरियल वाटर से होकर निकलता है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये मात्र 38 किलोमीटर चौड़ी है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव प्लेस माना जाता है ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मिलिट्री थ्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ईरान वहां की निकलने वाली शिप्स को थ्रेट करने पर आए। इसको बर्बाद करते ही ईरान बर्बाद हो जाएगा, करते ही 2 घंटे में। अभी हाल में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी कार्क आइलैंड गए थे वहां की सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए, और सैटेलाइट इमेजेस ये बता रही थी कि जितनी भी वहां पर शिप्स थी जो ईरान की हैं उनको वहां से धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा है। तो अंडर वाटर पाइपलाइन से यहां पर ऑयल आता है ईरान का, और वो यहीं से एक्सपोर्ट होता है। पर साथ साथ कतर, बहरीन, यूएई और सऊदी अरेबिया का ऑयल भी इधर से ही निकलता है। ईरान का 90-80% चाइना जाता है, बाकी जो निकलता है वो पूरे दुनिया में जाता है, जबकि मेन वो एशिया की तरफ आता है। इसको अगर इजराइल बर्बाद करता है तो इजराइल को 2 घंटा लगेगा। जितना भी ईरान दुनिया में प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन मिलिशिया को फंड कर रहा है, चाहे वो हुथीज हो, चाहे वो सीरियन वॉर हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, इन्हीं पैसों से, इन्हीं ब्लैक डॉलर से, ब्लैक गोल्ड के चलते ईरान कर रहा है। इसके बर्बाद होने का मतलब कि ईरान का 90% एक्सपोर्ट खत्म हो गया 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर। इसके अलावा पाइपलाइन के जरिए ईरान कितना ऑयल डायरेक्टली अरेबियन सी में डाल सकता है, यह फिर आगे की वक्त की बात है, इसमें तो सालों लग जाएंगे। बस सवाल एक उठता है, अगर इजराइल ने कार्क आइलैंड बर्बाद कर दिया तो ईरान बर्बाद हो गया, लेकिन ईरान अगर बर्बाद हो गया तो पर्शियन गल्फ बर्बाद हो गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बर्बाद हो गई, स्टेट ऑफ गल्फ ऑफ ओमान बर्बाद हो गई। ना यहां पर शिप अंदर जा पाएगा, ना यहां से शिप बाहर आ पाएगा। वो अपने बॉर्डर से इतना नजदीक है, बैठ के सिटिंग डक्स की तरह शिप्स को मारेंगे, पूरे इस एरिया को वो माइन कर देंगे, और उसका फर्क
पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स पे पड़ेगा, जो फिलहाल रिसेशन से होकर गुजर रही है। यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। चाइना की तो पूरा डेवलपमेंट रुक जाएगा, चाइना की तो पूरी इंडस्ट्रीज रुक जाएंगी, क्योंकि ईरान का 90% ऑयल जो जाता है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जापान को फर्क पड़ेगा, भारत को फर्क पड़ेगा, यूरोपियन कंट्रीज को फर्क पड़ेगा, सिंगापुर, अपने हर कंट्री को इसका अफेक्ट आएगा। एक साल में कम से कम 30% ऑयल एंड नेचुरल गैस इसी रूट से होकर निकलती है, जो कार्ग आइलैंड के डिस्ट्रॉय होने के बाद ईरान की कमर 2 घंटे में तोड़ देगी, लेकिन शायद 24 घंटे में इसका इकोनॉमिक्स पे असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। और यूएसए में है चुनाव, और वैसे यूएसए में 2 धड़े हैं जो इस वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इसके एंटी हैं। जैसे ही ये अटैक होगा और जैसे ही पर्शियन गल्फ बर्बाद होगी, सवाल उठता है क्या सऊदी अरेबिया एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इतना प्रोडक्शन कर पाएंगी ताकि प्रोडक्शन करके वो सीधे, जो उन्होंने आज तक इतनी स्ट्रॉन्ग तैयारी नहीं करी, कि पर्शियन गल्फ में जाने के बजाय ऑयल पाइपलाइन से सीधे रेड सी आने लगे और रेड सी से स्विस कैनाल पार करके मेडिटेरियन में चली जाए। इंतजामात अभी हैं, पर इतना एकदम से उधर से इधर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस को लेकर पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी, और जिसका अफेक्ट होने वाले यूएसए के इलेक्शंस पर भी होगा। यूरोप में होगा, अमेरिका में होगा, इंडिया में होगा, चाइना की तो लंका लग जाएगी, ईरान बर्बाद हो जाएगा। अब बर्बाद होता आदमी दूसरे को जरूर बर्बाद करेगा। ये पूरा वीडियो का जो कंक्लूजन है, आज भी मैं कह रहा हूं, अगर हम 3 फैसिलिटीज लेके चलें, एक ऑयल फैसिलिटी के लेके चलें, एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लेके चलें, एक न्यूक्लियर फैसिलिटीज लेके चलें। न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक की जब बात आएगी तो पुतिन ने भी बोल दिया है कि ईरान इज आवर प्रायोरिटी। और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अगर लेके चलें तो अब, क्योंकि हाल में ये भी खबर आई कि वहां पर जो एक आज से करीबन 10 दिन पहले एक बहुत माइल्ड से ट्रेमर्स आए अर्थक्वेक के, क्या ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है? क्या उसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्रिटिकल होने जा रहे हैं? और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जब वो बनने की स्टेज पर हो तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एक ऐसी स्टेज पर आ गए कि आपकी बम्बार्डमेंट के बाद वहां पर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया या न्यूक्लियर ट्रेजेडी हो गई, तो उसका असर भी पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो एज ए मुंह बोला वॉर एक्सपर्ट, मुझे ये नहीं लगता कि इजराइल कार्ग आइलैंड पर अटैक करेगा। करने पर आए तो 2 घंटे में ईरान बर्बाद। न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर नहीं करेगा। जो मेरे नजरिए से बचता है वो बचता है आपके पावर एस्टैब्लिशमेंट यानी इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा बचता है मेरे हिसाब से इनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। यहां पर इजराइल अटैक कर सकता है। जहां तक मैं मान के चल रहा हूं कि हमास को टेक ओवर करने के बाद और हिजबुल्लाह को मैनेज करने के बाद इजराइल इक्का दुक्का सर्जिकल स्ट्राइक करके इनकी लीडरशिप को तो मैंने माना खत्म कर सकता है। पता नहीं क्यों मैं इस वीडियो में यह भी बोल रहा हूं कि इजराइल 2 घंटे में ईरान को बर्बाद कर सकता है, और एविडेंस के साथ बोल रहा हूं, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लग रहा है कि इजराइल ईरान पर अटैक नहीं करेगा। 30% मुझे लग रहा है करेगा, 70-75% मुझे लग रहा है नहीं करेगा। वैसे ही उसकी इकॉनमी डगमगा गई है। 11 महीने में खरबों उसका पैसा लग गया है। भले उसके पीछे कुछ यूरोपियन नेशंस और यूएसए हैं, लेकिन खाते लिखने कभी भी अंग्रेज खत्म नहीं करते हैं, खाते जरूर लिखे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक नया फ्रंट खोलकर ईरान से फुल फ्लेजेड अटैक की तरफ इजराइल अभी भी मुझे लग रहा है नहीं जाएगा। बाकी अगर जाएगा तो आर्मी डिपोज, आर्मी एस्टैब्लिशमेंट एंड पावर एस्टैब्लिशमेंट अटैक करेगा। उसे पता है वो 2 घंटे में ईरान को बर्बाद कर सकता है, लेकिन पूरी दुनिया पे इसका असर होगा। तो शायद नेतन्याहू कार्ग आइलैंड पे या बड़ी ऑयल फैसिलिटीज पर मैसिव अटैक्स नहीं करेगा। लेट्स वेट एंड वॉच। जिम्मेदार मंच है, मेरा काम हाइप क्रिएट करना और सेंसेशन क्रिएट करना नहीं है। जितना भी है तर्क पर बोलता हूँ, जय हिंद, और अपने कन्विक्शन पर बोलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। पता है चलो वीडियो खत्म हो गई भाई।
मैं तो सोच रहा था पता नहीं कि कितनी बड़ी बात तो है। क्या कोई खजाना मिल गया, क्या मिल गया कोई इसमें? खास दुखती रग मिल गई है जिस पे अटैक करने से ईरान जो 2 घंटे में तबाह हो जाएगा। छोटा पहाड़ और ये चीजें तो भाई निकला बहुत अरसा पहले के हो रही हैं कि भाई अमेरिका ने जब बयान दिया था कि भाई तेल पे अटैक करो, फिर अमेरिका खुद ही मना करता है कि तेल ना पे अटैक करो। करोगे तो भाई साहब बहुत लॉस होगा। मेरे सिरे से 2 पॉइंट हैं। पूरी जो रिजवान साहब की जो वीडियो थी ना, दुनिया का 38% तेल इस रूट से गुजरता है, 90% वो तेल चाइना को देता है। इमेजिन करो इंटरनेशनल कम्युनिटी जी होने देगी इसराइल चाहे जितना ताकतवर वो हो। कोई भी नहीं यूरोप चाहेगा। तो इसराइल के खिलाफ खड़ा है, हैं? यूरोप या रशिया यूक्रेन के अगर बाहर और एक इसराइल के दूसरी बाहर से बात- भाई साहब क्यों रिसेशन नहीं में सब भाई ऐसे ही है। दूसरी बात है, अगर वो जहाँ पे इटली ने हथियार देने से मना आइलैंड करती है है। जहाँ वो पे फ्रांस ने भी तेल नहीं बोल रिजर्व दिया, हुआ हुआ। अब तो फ्रांस ने भी बोल दिया इनके इजराइल के खिलाफ। जहाँ पे 90 जहाँ पे तेल सारा उनका रिजर्व है जो आइलैंड पे, उसने एवे तो नहीं रखा होना। चाइना को अगर डालना है तो तो इसको भाई तुम सारी बातें छोड़ो, हाँ जी। पीछे बैठा तो अमेरिका वही है ना जिसने थोड़ी ईरान की पकड़ के कहा भाई खाली जगह पर ये मैं अटैक करने दूं। थोड़ा सा अटैक कर लेना ना, पड़ता है। जवान अहमद सर आप उनकी सपोर्ट के लिए मैं बड़े गौर से वीडियो देख रहा था मैं भी भाई, सोच रहा था, पता नहीं क्या क्या होने निकलेगा। वाला है यार। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं भी ये अटैक कर भी और सकता है। शुक्र है नहीं, क्या और- ईरान चुप करके बैठेगा? और शुक्र है एंड पर रिजवान सर ने खुद मान लिया मैं नहीं कि मानता। वो बिल्कुल अटैक नहीं नहीं करेंगे करेंगे भाई दुनिया को भी जवाब क्योंकि दे। अब न्यूक्लियर पहले- वेपन वाला कंट्री दुनिया जाए अब भाड़ में तारक पहले साहब। दिन ये जंग शुरू हुई थी ना यूसुफ, तू गवाह इस बात का। 1 मिनट, ये ना मैंने लफ्ज बोला था, तारक भी कहता था ये 1 मिनट में तबाह कर देंगे ईरान को, ये मुस्लिम नहीं उठ सकेंगे, उसके खड़ा नहीं हो सकते। ये तारीख गवाह है, वीडियो में जवाब है मेरे। मैंने उस वक्त, आप दोनों याद है, मौसम भाई नहीं है, मैंने कहा था ये ईरान को तबाह नहीं करेंगे, ईरान तगड़ा है, पाकिस्तान मदद करे ना करे, लेकिन वो मुजाहिदों से नहीं लड़ पा रहा, तो ईरान से कैसे लड़ेगा? याकूब भाई जब ये जंग शुरू हुई थी उस समय ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोसेस था वो जारी नहीं था, वो बिल्कुल continue जारी था। था। उस समय ये आगे फ्रंट में नहीं आए, चुप पूरा करके साल बैठे। गुजर गया ना। बिल्कुल। अब जब उन्होंने बना लिया तब उन्होंने 2 अटैक किए इसराइल। वाकई कर दिया, हाँ, बिल्कुल। पहले साल क्या कर रहे एक और भी चीज है, अगर भाई इजराइल अटैक करता है ना तेल पे, ईरान के तेल पे अटैक करता है, अगर ईरान जो है वो अमेरिका पे कर नहीं, देता सऊदी है। अरब के तेल पे अटैक सऊदी अरब करता पर फिर कर क्या सकता होगा? है। एक सवाल है। सऊदी अरब के एक मिनट भाई, सारी जी, जी, दुनिया बोले, पॉइंट क्लियर हो सारी गया। दुनिया ईरान का भी तेल गया, सऊदी अरब का भी तेल गया, हाँ जी। तो ये दुनिया चलनी घंटे पे अच्छा, है। एक वो रशिया पे सैंक्शन लगा किधर रखे हैं। जाएगी दुनिया? 90% जाएगी आपसे किधर? एक सवाल है, 90% वो तेल अपना देता है चाइना को। जी क्या चाइना उसके बदले उसे पता नहीं कितनी प्रॉपर अंदर अंदर सिक्योरिटी देता होगा, सारी चीजें कंट्रोल करता साफ है रे भैया, ऐसे तो नहीं करना वो। चाइना एवे नहीं बैठा होना, चाइना ऐसे इनके साथ हाथ नहीं मिला के बैठा उनकी हुआ। इकोनॉमी को रनिंग करना इनका तेल। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात ये, दुश्मन का दुश्मन दोस्त दोस्त होता है। ये चीज उनको ज्यादा कॉमन नजदीक लाती और यार सब छोड़ दो, कभी आपने सुना है भाई इजराइल के सदर के घर पे भी अटैक हो गए, उसके 6 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए, उनके एयरबेस पे धमाके किए गए, सुना नहीं और फिर भी वो सुना कह रहे नहीं हैं। सुना नहीं हमने देखा देखा है। है। और अब मैं तुझे आज की अभी की बात बताऊं, अभी मैं सुन के आया हूँ। उन्होंने कहा है लिबनान के अंदर से, ये वो उन्होंने कहा है कि हम अब इनकी पार्लियामेंट पे भी करेंगे, ये जहां भागना चाहते हैं भाग ले, उनकी आर्मी है, हम चंद हैं, हम गिनती में है, लेकिन हमारे साथ ये लड़ ले, 100 साल लड़ ले, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, हम इनसे जीतेंगे। याद है अपना तारिक भाई, हमने अब वो भाग रहे, 8-10 कंट्री छोड़ के भाग रहे। 8-10 दिन पहले एक वीडियो की थी, तो वहाँ पे हिजबुल्लाह सॉरी लबनान में एक पॉइंट है जहाँ पे ये रशिया तो चाइना ये जो सारी कंट्रीज ईरान असला वगैरह रखते हैं, वहाँ से वो यूज़ करते हैं। रात को इधर डेरे पे बैठे हुए थे, वो एक वीडियो देख रहे थे कयूम भाई, वो कह रहे हैं ये न्यूक्लियर बनाने में सबसे ज्यादा हाथ था रशिया, चाइना, पाकिस्तान का। हिजबुल्लाह को जितना असला ये तीनों कंट्रीज दे रही है, प्रोवाइड कर दी। भाई साफ है, इनकी मदद कोई तो कर रहा है। कल अब चाइना तगड़ा खुल के बेशक नहीं आ रहे, अमेरिका तो पीछे खुल के रहे, इधर जो भी मदद कर रहा है कुछ कर तो रहे हैं। 30% ऑयल इस रूट से उनके गुजरता पास है। भैया दी टेक्नोलॉजी या पैसा या इस असला बरूद या मैं- इतनी हिम्मत कैसे आई? उनके पीछे कोई अंदर खाने चल मैं रहा है। रिजवान साहब की बात आपकी तरह मैं भी नहीं, बड़ा नहीं, और गौर- रिजवान साहब आज- बेचारे बेचारे रिजवान साहब आज हैं। आज बगलों से हंसी नहीं निकल रही आज है। तो हादसा निकल ही नहीं रिजवान साहब यार का। मुद्दे पे बात किया करो, वो मुद्दा ये है भाई
कि ईरान के तेल पे अटैक करने से भाई ये सिर्फ और ईरान के लॉस नहीं होगा, ये पूरी दुनिया का बिल्कुल ये वेस्टर्न भी डूबेगा, सबका और ये नुकसान एशिया होगा। भी डूबेगा इससे। और ईरान क्या चुप करके बैठेगा? ईरान ने बोला है, हमें नहीं ईरान देगा। भी भाई साहब बोला है या नहीं बोला, लेकिन वो अटैक कर सकता है सऊदी अरब के तेल पे। हाँ जी। ये ज्यादातर तेल जा इधर से रहा है, बिल्कुल। फिर तो पूरी दुनिया ही बैठ गई। बैठ जाएंगे। और यार तू छोड़ दे, ये सारी निकाले छोड़ दे, नहीं ये उधर से। ये मुजाहिद ही काफी है, ये गाजा वाले लिबनान वाले ही काफी है इनके लिए। ईरान तो दूर की बात है ना, उसकी तो प्रॉपर आर्मी है, जहाज है, मुझे लोग लगता है हैं। इस्राइल ऐसा करेगा कर भी नहीं। सकता है, लेकिन वो भाई साहब जो सिंपैथी है ना दूसरों की कंट्रियों की, यूरोपियन की कंट्री की, वो खो देगा। आधे तो भाई साहब मुंह फेर ऑलरेडी चुके हैं। जा चुके हैं। कुछ फेर चुके हैं, कुछ फेर चुके हैं, ज्यादा नहीं, अभी लेकिन तक। हथियार देने से मना कर दिया है। वही कह रहा हूँ, कुछ अभी तक हाँ हट कुछ चुके फेर हैं। चुके हैं, कुछ और भी फेर जाएंगे। लेकिन इस जंग में अगर दुनिया का इस इजराइल और फलस्तीन शाम की इस जंग में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई डरा हुआ और सहमा हुआ को आदमी है तो वो बेगैरत कुत्ते का बच्चा है। आप समझते हैं वो बेगैरत नेतन्याहू। कुत्ते का बच्चा कौन है? नेतन्याहू। मैं इसको यही जुबान इस्तेमाल करता हूँ। इसको कीड़े पड़ेंगे उस उसके जगह पे, लिए- उसके लिए उस मंत्री जगह पे भी है। पड़ेंगे, ये किसी को दिखा भी नहीं सकेगा, जैसे नमरूद के सर में चित्तर मारते थे। दहशत गर्द तो हिजबुल्लाह वाले हैं, अब वो सिविलियन पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन? ये हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह वाले आम को जनता को क्यों नहीं मारे? तू ही जवाब दे। नेतन्याहू अगर वो के चाहे साथ तो तारक जो इन पे आता है एयर बेस पे कार्य उधर नहीं कर हाँ। सकते। इनको इंसानियत कहते हैं। चलें जी ठीक है। मुझे तो भाई मैं तो वो चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि पता नहीं ईरान ने रिजवान अहमद का क्या बिगाड़ दिया है जो इतना गुस्सा भर के चल रहे इसका हैं। सॉफ्ट डेट तो नहीं अपडेट हो गया। तो मुझे तो भाई साहब ये भी ईमान से उखड़े उखड़े लग रहे हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं बड़ी साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।